ने अभी पलटवार किया है। पहले देखेंगे रिपोर्ट, फिर चर्चा करेंगे इसी पर। ईद का त्योहार, सियासत की भरमार, मोहब्बत का पैगाम, विरोध का काम, फिलिस्तीन की आजादी के लिए दुआ, काला कपड़ा बांधकर पढ़ी गई नमाज। देश भर में ईद उल फितर का त्योहार उत्साह और उमंग से मनाया गया। सुबह से बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने ईदगाह और मस्जिदों में पहुंचे। भोपाल की ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद और मोती मस्जिद सहित दूसरी मस्जिदों में काली पट्टी बांधकर मुस्लिम समुदाय ने नमाज पढ़ी। दरअसल ये काला कपड़ा बांधकर वक्फ बिल का विरोध तो वही ईदगाह के बाहर कुछ युवकों का आई स्टैंड विद फिलिस्तीन का पट्टा लिए वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में युवक फिलिस्तीन की आजादी की मांग करता हुआ दिखा। मोहब्बत के त्योहार पर वक्फ बिल का विरोध और फिलिस्तीन लिखे पट्टे पर अब सियासत सुलग उठी है। भाजपा नेताओं ने इसे गलत बताया। विधायक रामेश्वर शर्मा और सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कानून के बारे में बिना पढ़े उसका विरोध करना देश तोड़ने की मानसिकता का परिचय है। आपने तब काली पट्टी नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में अटैक किया था। आपने तब काली पट्टी नहीं बांधी जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ। इधर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने नमाजियों को नसीहत दी। उन्होंने कहा, फिलिस्तीन के झंडे लेकर नमाज पढ़ना ना तो खुदा की इबादत है और ना ही राष्ट्रभक्ति। कभी इन्होंने हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर नमाज पढ़ी? नमाज पढ़ना वहाँ तक तो बहुत अच्छा है और उसमें हमें कोई आपत्ति भी नहीं, परेशानी भी नहीं है। लेकिन एक बात सबको समझ लेना चाहिए कि ईद की नमाज में खुदा से जो भी बंदगी करो थोड़ा अच्छा करो। और सबसे बड़ी बात है कि कभी हिंदुस्तान का तिरंगा लेकर नमाज पढ़ी क्या? हिंदुस्तान के तिरंगे को सामने रख के नमाज पढ़ी क्या? तो हिंदुस्तान के प्रति रहो। फिलिस्तीनी के लिए दुआएं करना ये अच्छा नहीं है, मतलब एक मैसेज आप ठीक नहीं दे रहे। कुल मिलाकर इस देश के अंदर आप वो सहानुभूति रखिए जो हिंदुस्तान के नागरिकों को और हिंदुस्तान के सबको पसंद हो। आप ये फिलिस्तीनी का झंडा क्यों रखना? आप हिंदुस्तान का झंडा रखा क्या अपने नमाज में? उसको सामने रखते, उसमें सामने रखते। और नमाज और ये जो धार्मिक स्थल हैं, इनको जो है दुआओं के केंद्र रहने दो। उन पर जो है आप बंदगी करो, नमाजें अदा करो, वहां तक ठीक है। उस पर पॉलिटिक्स ना करो तो ज्यादा बेहतर। देखिए, वक्फ के कानून को बिना पढ़े हुए केवल जज्बाती माहौल बनाने के लिए इस तरह का विरोध प्रदर्शन इस देश को तोड़ने की मानसिकता का परिचायक है। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकवादी अटैक किया था। आपने काली पट्टी जब नहीं बांधी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था। आप काली पट्टी उस समय नहीं बांधते जब बंबई में आतंकवादी हमला होता है। मुझे आश्चर्य होता है, पर यह सब उसी मानसिकता का परिचायक है जो कांग्रेस की है, ओवैसी की है। वक्फ कानून या वक्फ बोर्ड में बताइए कौन गरीब मुसलमान का फायदा हो रहा है? चंद फिरका परस्त मुस्लिम नेता वक्फ बोर्ड की जमीनों पर बेजा कब्जा कर लेते हैं और सरकार यदि गरीब मुसलमान को हक दिलाना चाहती है तो मुसलमानों को गुमराह करके इस तरह की बातें की जाती। जो इस आड़ में इस प्रकार के घटनाएं करने का जानबूझ करके प्रयास करते हैं जिससे समाज में वातावरण बिगड़े। लेकिन ऐसे देशद्रोही जो लोग हैं, ऐसी जो देशद्रोहिता के खिलाफ, देशद्रोही काम करने वाले जो लोग हैं, इनके खिलाफ शासन और प्रशासन गंभीरता के साथ इस देश के अंदर अगर झंडा फहरेगा तो तिरंगा फहरेगा या भगवा फहरेगा और कोई नहीं फहरेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शासन प्रशासन करता है और करेगा। इधर मामले में फिलिस्तीन के समर्थन में कांग्रेस उतर आई है।
कांग्रेस ने कहा, फिलिस्तीन हमारा दुश्मन नहीं है। ईद के मौके पर अगर कोई मुस्लिम भाई फिलिस्तीन को लेकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है। मामले को मानवता के नाते लेना चाहिए, न कि उस पर राजनीति करना चाहिए। मंत्री विश्वास सारंग को हिंदू मुस्लिम करने के सिवा कोई काम नहीं। ये विकास की बात नहीं करेंगे। बिजली के बिल और प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ रहे हैं तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे। बस इनसे हिंदू मुस्लिम करवा लो। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम एक आज़ाद और स्वतंत्र भारत देश में रहते हैं और सबसे पहली बात है कि आज ईद का त्यौहार है और देशवासियों को शुभकामनाएं देनी चाहिए विश्वास सारंग जी को कि ये देश में हमारे जितने भी मुस्लिम भाई बहन हैं वो उन्होंने इबादत करी और आज ईद का त्यौहार मना रहे हैं। उस पर अगर लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट करी फ़िलिस्तीन को लेकर तो ये कौन सा गुनाह कर दिया किसी ने भी कि भैया आप फ़िलिस्तीन के लिए सपोर्ट में नहीं लिख सकते। विश्वास सारंग जी कैसे बोल सकते हैं कि किसी के सपोर्ट में आप नहीं लिख सकते। भैया सबकी अपनी भावनाएं हैं। फ़िलिस्तीन देश में भी ईद मनाई जा रही, वहाँ के लोग दुखी हैं। वहाँ पर जिस तरीके से बमबारी हुई है और वहाँ की जनता के वीडियो सामने हैं बच्चों के, उनके सपोर्ट में लिख रहे हैं लोग। तो मानवता तो होनी चाहिए विश्वास सारंग जी में कि मानवता के नाते तो अगर कोई सपोर्ट करने की बात कर रहा है और फ़िलिस्तीन क्या हमारा दुश्मन है क्या भारत देश का, या फ़िलिस्तीन ने क्या हमारे ऊपर बमबारी कर दी है। तो सीधी सी बात है, मानवता के नाते अगर कोई लिख रहा है या बोल रहा है तो इन बातों को अदरवाइज ना लेकर आप कुछ बोलने से बचें और ईद की सबको मुबारकबाद दें। कुल मिलाकर ईद के खास मौके पर जहां राजनेताओं को एक दूसरे को बधाई देना चाहिए, वहां अब सियासत हो रही है। भाजपा नेता वक्फ बिल का विरोध करने वालों को गलत करार दे रहे हैं तो दूसरे देश के लिए दुआ करने पर भी आपत्ति जता रहे हैं। हालांकि कांग्रेस इसका समर्थन कर रही है। अब देखना होगा कि ईद से शुरू हुई ये सियासी बयानबाजी क्या रंग लाती है। डेस्क रिपोर्ट, DNA न्यूज। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सीतासरण सूर्यवंशी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी, हमेशा की तरह आप तीनों का बहुत स्वागत है। योगेश गुप्ता जी, क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को यदि कोई फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में दुआ कर रहा, वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ बमबारी हुई है, कांग्रेस का ये कहना है। और दूसरी बात, वक्फ का विरोध यदि मुस्लिम समुदाय कर रहा है तो उनके विरोध करने का एक तरीका है, स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं भाई सब लोग, ये कांग्रेस कह रही है। और कांग्रेस कह रही है कि आप लोगों से तो बस हिंदू मुस्लिम करवा लो, बाकी कोई बात नहीं है, बाकी अच्छा त्यौहार है तो एक दूसरे को शुभकामनाएं देने की बजाय आप लोग बस ये कर रहे हैं। महेंद्र भाई देखिए, ईद अवसर है, मीठी ईद है, मीठा बोलिए, मीठे वचन सुनने में भी अच्छे लगते हैं और उसको आत्मसात करना भी चाहिए। आप हिंदुस्तान में रहते हो और हिंदुस्तान की खाते हो और हिंदुस्तान की धरती पर रहकर एक देश एक संविधान तो नहीं मानते, ये न्यायोचित नहीं है। सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मीठी ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी को ईद मुबारक हो। और मेरा तो मुस्लिम धर्मावलंबियों से ये आग्रह है, निवेदन है कि जो कट्टरपंथी और मुस्लिम समाज के नाम पर राजनीति करने वाले लोग हैं, इनको बेनकाब करना चाहिए। ये वे लोग हैं जो वक्फ बोर्ड के नाम पर हजारों एकड़ जमीनें दबाकर बैठे हुए हैं। अगर मैं भोपाल शहर की बात करूं तो भोपाल के एक मरहूम विधायक थे, वक्फ बोर्ड के स्वयंभू बने हुए थे, 6 बार के विधायक थे। उन्हीं के बारे में उन्हीं के समाज के कई धार्मिक नेताओं ने गंभीर आरोप लगाए थे कि अपनी मिल्कियत समझ बैठे हैं, वक्फ के नाम पर जो चाहे वो मर्जी कर रहे हैं। तो हम तो गरीब और वंचित तबका है मुस्लिम समाज का, अल्पसंख्यक वर्ग का, उनके हितों के उत्थान के लिए ये काम कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड 2024, इसका उद्देश्य क्या है महेंद्र जी? पारदर्शिता, डिजिटलीकरण और ऑडिट। इसमें क्या आपत्ति है साहब?
आपको अगर पारदर्शिता बरती जा रही है, जेपीसी की जब जेपीसी का गठन हुआ उसके समक्ष ये बिल गया, असदुद्दीन ओवैसी उसमें मेंबर थे। जब उन्होंने गंभीर सवाल करने शुरू किए समिति के अन्य सदस्यों ने, तो ओवैसी साहब वो बैठक छोड़ के चले गए। उसके पीछे कारण था क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम समाज के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, जो जमीनों पर अतिक्रमण कर रहे हैं, हजारों एकड़ जमीन ओवैसी साहब हैदराबाद में दबाकर बैठे हुए। ठीक, ये उनकी असल गिरफ्तार का कारण है। ठीक। 1964 में अधिनियम 1954 के तहत सेंट्रल वक्फ काउंसिल कमेटी का गठन हुआ था, जो धार्मिक बंदोबस्ती के लिए था। हैरत की बात यह है महेंद्र भाई, कि जितने भी इस्लामिक देश हैं भारत के अलावा, भारत तो हिंदू बहुल क्षेत्र, बहुसंख्यक क्षेत्र है, बाकी जितने भी अन्य इस्लामिक देश हैं वहां पर वक्फ बोर्ड है ही नहीं। बताइए। चलिए, तो कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड के बारे में जो संशोधन है उसके बारे में पढ़ा नहीं है, इसलिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं सीतासरण सूर्यवंशी जी। सीधे आरोप हैं योगेश गुप्ता जी के कि पहले उसको पढ़ तो लीजिए अमेंडमेंट को। भाई आप पढ़ नहीं रहे हैं और सीधे आरोप लगा रहे हैं, और इस तरीके का विरोध करना, और वो भी त्योहार के अवसर पर, कहीं ना कहीं ये सियासत को हवा देता है। चैत्र नवरात्रि और ईद की मुबारकबाद। और पढ़ना तो इनको है। 1985 में जब वक्फ बोर्ड बिल आया, इसके पहले 1954 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का पहली बार गठन होकर के और भारतीय संसद में नेहरू जी के नेतृत्व में ये जेपीसी बिठा ली गई, और इसमें वक्फ बोर्ड का ध्यान रखते हुए और समस्त समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का, सभी का ध्यान रखते हुए वक्फ बोर्ड को जो गाइडलाइंस देना थी, जिससे अमन चैन हुआ। फिर इसके बाद 1985 में वक्फ बोर्ड कानून पारित हुआ, जिसमें एक हाई कोर्ट के जज को जिम्मेदारी देकर के वाकायदा, ऐसा नहीं कि इस भोपाल में कि अन्य मुस्लिम दूसरे समुदाय को यहाँ जिम्मेदारी दे दी गई है, ये ऐसा नहीं होता है। और जो बीजेपी कर रही है, जिस तरीके से फितरत की बात जो फैलाती है, ये केवल मुस्लिम को, केवल उनके मदरसों, उनकी शिक्षा, उनकी व्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए ये बीजेपी का जो प्रोपेगेंडा है, ये देश हित में और जनहित में नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, इसके बाद 1995 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा ली गई, उसमें भी ये सब ध्यान रखा गया है कि हमारा संवैधानिक देश है और संविधान से ये चलता है, और संविधान के अनुरूप समस्त जातियों को और समस्त समुदायों को अनेकता में एकता की मिसाल है। ये कांग्रेस इस देश में ये करती आई है और ये चल रहा है। और बीजेपी की जो फितरत है कि भगवा झंडा और ये काली पट्टी बांध करके, तो ये देशद्रोह है, ये अपनी काली पट्टी बांध करके ये देश के विरुद्ध चल रहे हैं। ऐसा नहीं है। देखो, काली पट्टी, काला जो है उनके मोहम्मद साहब और पैगंबर साहब, और मक्का मदीना में भी देख लीजिए आप, काली उससे लगे हुए, लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि हम विरोध कर रहे हैं भाई। हाँ, तो विरोध कर रहे हैं, वो विरोध करेंगे भाई, क्योंकि विरोध, जैसे अभी बजरंग दल ने कुछ दिन पहले इसी भोपाल में ढाल वर्छी लेकर के वो तलवारों से उन्होंने शौर्य अपनाया है। तो ये कौन सा है जो आरएसएस की एक शाखा है बजरंग दल, उन्होंने भी ये क्या जनता में क्या मैसेज दिया है? तो फिर आप फिलिस्तीन का वो सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे? फिलिस्तीन का महेंद्र भाई, ये बहुत पुराने परम मित्र हैं। जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी जब गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन 110 देशों की जब प्रमुख थी, उस समय यासिर अराफात परम मित्र थे भारत के। और इन लोगों को बीजेपी के जो रामेश्वर शर्मा या विश्वास सारंग हैं, इन्होंने इतिहास तो पढ़ा नहीं। यह एक ये चंदा मामा हैं और दूसरे मटका किंग हैं। इनको केवल फितरत के अलावा और जमीनों पे नजर रखने के अलावा और हिंदू मुस्लिम करने के अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है। अब डॉक्टर राजेश जौहरी जी
आपका एक कमेंट जरूर लेंगे। दोनों को सुन लिया आपने कि देखिए तर्क ऐसे होते हैं कि एक त्यौहार होता है, उस पर सियासत छिड़ जाती है, कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं। इसको किस नज़रिए से देखा जाए? वास्तव में मुस्लिम समुदाय वक्फ का विरोध कर रहा है तो शांतिपूर्वक कर रहा, ऐसे लिया जाए। फ़िलिस्तीन के लिए यदि सहानुभूति जता रहा तो ठीक है भाई, स्वतंत्र देश है, किसी भी देश के लिए जता सकता है, हालांकि वो दुश्मन देश ना हो, कांग्रेस का ये कहना है। लेकिन उसके बावजूद भी सियासत इस पर हो रही है, तो फिर एक आम व्यक्ति इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखे? आम व्यक्ति की नजर से अगर देखा जाए तो फिलिस्तीन को मित्र देश कहना हमारे ख्याल से वो सही नहीं रहेगा। उसका कारण है एक बहुत बड़ा कि आज कांग्रेस प्रवक्ता या कांग्रेस कुछ भी कहे, लेकिन आप सोचिए जब यासिर अराफात मित्र हमारे थे, पैसे अपने जाते थे, अपन उनको हेल्प करते थे फाइनेंशियली, अपन ने उनको गाड़ियां दी थी, अपन ने उनको बहुत सारी सुविधाएं दी थी और उनको एक हवाई जहाज दिया गया था। उसके बावजूद जब कश्मीर की बारी आई तो वो कश्मीर में पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा भारत का अवैध कब्जा है। एक बात, यासिर अराफात के गए हुए बहुत लंबा समय हो गया। अभी जो फिलिस्तीन के हुक्मरान हैं वो भी सारे के सारे कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ है, ना कि भारत के साथ। तो ऐसी स्थिति में हम फिलिस्तीन को अपना दोस्त कैसे मान सकते हैं? और देखिए, जो कश्मीर का मुद्दा हमारे लिए बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। अपने घर का बेटा, समझ लीजिए कश्मीर हमारा बेटा हुआ भारत का, और उस पर कोई और जो है अपना अधिकार जमाना चाहता है, और एक देश जिसको हम मित्र देश कह रहे हैं वो पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है। तो एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान, ये फिलिस्तीन जो है हमारा कोई मित्र देश नहीं है। चाहे कुछ भी परंपरा रही हो, किसी ने भी उससे मित्रता रखी हो, उससे दैट इज इमैटेरियल। अगर हम आज इन दोनों बातों पर ध्यान दें। अब दूसरी बात ये है कि वक्फ बोर्ड मामला है, मुस्लिम विरोध कर रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है। और देखिए, उनको संवैधानिक तरीके से अपने देश में बहुत ही अच्छा सिस्टम है, अपने देश का लोकतंत्र की सरकार है, अपने लोकतांत्रिक सरकार है, और उनको पूरा अधिकार है कि वे अपना विरोध कर सकते हैं। उनको किसी कानून के प्रति उनकी कोई विरोध है। और लेकिन बस एक बात ये है कि वक्फ बोर्ड, जो हमारा आर्टिकल 14 और 15 है, जो आर्टिकल और 16 को भी मिला लिया जाए, तो उसमें कहीं पर भी ऐसा कुछ हमें नहीं दिख रहा है कि जिसमें कि वक्फ बोर्ड जैसी कोई चीज होनी चाहिए। क्योंकि अगर देखिए, संविधान को हम समझते हैं, हम कानून को समझते हैं, क्योंकि हमने कानून की डिग्री ली है, और कानून को जब अच्छे ध्यान से हम देखते हैं तो कहीं पर भी वो जो वक्फ बोर्ड वाला मामला है, अब वो ठीक है, क्यों किया गया, क्या उसमें पॉलिटिकल कंपल्शंस थे, वो तो सोचने वाली बात है। तो लेकिन परेशानी ये है कि वक्फ बोर्ड को आज भी चूंकि वो वक्फ बोर्ड जो है उस अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करें, सारे धर्मों को एक माने, सेक्युलर कंट्री माने, तो ऐसे में वक्फ बोर्ड जैसी चीजों की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भले ही अंग्रेजों ने कुछ भी बीज बोया हो, लेकिन हम लोगों ने जो उसको, और जिस तरह से फिर अभी जो 2013 के जो अमेंडमेंट हुए हैं, बहुत सारे लोग, इवन मुस्लिम लोग परेशान है, बहुत सारे, हैदराबाद में और भोपाल में और कई लखनऊ में, बरेली में, बदायूं में तो बहुत बड़ा मामला है, छोटी जियारत बड़ी जियारत का। अब आप सोचिए कि वो जो मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी पे उनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन कहीं पे कोई कागज मिल गया, किसी ने कह दिया कि मैंने वक्फ कर दी उसको प्रॉपर्टी को, तो उनकी पुश्तैनी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास चली गई। अच्छा, और एक बात बताइए, पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी अथॉरिटी को वो पावर नहीं है जो वक्फ बोर्ड को पावर है कि आपने अगर किसी प्रॉपर्टी को अपना कह दिया तो आपको उसी ट्रिब्यूनल के पास जाना पड़ेगा। और फिर समझ लीजिए छोटा सा कोई एक 10 बाई 40 का मकान है जिस पर विवाद है बदायूं में, तो उसको, उसके मालिक को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। उसको, वो वहां नहीं जा सकता, किसी लोअर कोर्ट में नहीं जा सकता। वो जाएगा तो पहले उनकी ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल अपना जवाब देगा, और उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट जाने में 25-50 हजार जो पैसे लगेंगे वो कौन देगा, कितना खर्चा आएगा वो कौन, मतलब ये सब चीजें। और जैसे ही वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, वैसे ही कलेक्टर को, उनको इतनी पावर है कि कलेक्टर को वो बोल सकते हैं और कलेक्टर खाली करवा के देगा। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो समानता वाली बात है वो वक्फ बोर्ड कानून के कारण नहीं दिख रही है। ये सोचने वाली बात है। सवाल ये नहीं है कि बीजेपी का स्टैंड क्या है, कांग्रेस क्या सोचती है इस बारे में, लेकिन ये गलती तो है। अब वो आप पूछ सकते हैं दोनों से। चलिए, योगेश गुप्ता जी क्या कहेंगे अब आप
डॉक्टर राजेश जौहरी जी ने फिलिस्तीन के बारे में भी बता दिया और वक्फ बोर्ड के बारे में भी बता दिया। अब क्या राय है आपकी? क्या इस तरीके की समझाइश दी जाएगी जनता को, मुस्लिम समुदाय को, या फिर ये कहना ठीक होगा कि फ़िरका परस्त हैं, ये कहना ठीक होगा कि ये ऐसे लोग हैं जो कभी भारत को मानते नहीं हैं, संविधान को नहीं मानते, ये कहना ठीक होगा? नहीं, देखिए मयन भाई, निश्चित रूप से हमारे विधायक श्री रामेश्वर शर्मा जी और विश्वास सारंग जी ने कुछ भी गलत नहीं कहा। रामेश्वर शर्मा जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मीठी ईद है, मीठे काम करिए। फिलिस्तीन का बैनर लेकर आप दुआ पढ़ने जा रहे हो कि कभी हिंदुस्तान के तिरंगे को लेकर आप साथ में गए हिंदुस्तान के इतिहास में नमाज पढ़ने? एक बात। वही विश्वास सारंग जी ने बोला कि आप फिलिस्तीन में मरने वालों के प्रति हमदर्दी जता रहे हो, तो बांग्लादेश में जब हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उनकी आबरू लूटी गई, तब आपने काली पट्टी नहीं बांधी। पुलवामा अटैक में मरने वाले हमारे शहीदों के प्रति आपने वो भावना प्रकट नहीं करी। मुंबई अटैक में मरने वालों के प्रति आपने संवेदना नहीं करी। तो ये कहने का तात्पर्य है कि जब आप हिंदुस्तान में रहते हो, हिंदुस्तान की खाते हो और हिंदुस्तान के दुश्मनों को गले लगाते हो, जैसा कि आदरणीय राजेश जौहरी जी ने कहा कि फिलिस्तीन कभी भी कश्मीर के मुद्दे पर हिंदुस्तान के सपोर्ट में नहीं आया, तो दुश्मन हो गया। वक्फ बोर्ड को लेकर अंग्रेजों की 4 सदस्यीय जजों की एक पीठ ने, कमेटी ने सन 1908 में इसको खारिज कर दिया था। बावजूद इसके 1964 में नेहरू जी ने उसको 1964 में लागू किया। अधिनियम 1954 है, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग कमेटी के माध्यम से। अब आप देखिए कि वर्तमान में वक्फ बोर्ड भारत में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियां ये वक्फ बोर्ड के नाम पर हथियाई गई। ठीक है, यदि इन संपत्तियों को मुक्त किया जा रहा है, जिसका अनुमानित मूल्य 1.2 लाख करोड़ रुपए है, बताइए, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत 8,72,328 अचल संपत्तियां हैं और 16,713 चल संपत्तियां पंजीकृत है। तो ये वक्फ बोर्ड के तहत जो इनको अगर डिजिटलीकरण किया जा रहा है, इनकी अगर ऑडिट किया जा रहा है, इनको अगर तो क्या बुराई है भाई? डिजिटल किया जा रहा है, सीतासरण जी, चलिए पूछ लेते हैं। महिला सदस्यों को रखा जा रहा है जो अन्य धर्म के सदस्य हैं, तो इनको आपत्ति क्या है? भाई ठीक है, वक्फ बोर्ड है वो, यदि सबके लिए है और डिजिटल हो रहा है, संपत्तियों का ऑडिट हो रहा है, तो इसमें फिर आपत्ति कहाँ पर आ रही है? आपत्ति ये है कि जो 12 सदस्य संसद सदस्य बनाए गए जेपीसी के, एक सदस्य की प्रेजेंटेशन थी, एक अनुपस्थित थे, 10 को निलंबित कर दिया और 44 डिसेंट नोट जो शामिल किए गए वो शामिल नहीं किए गए, और 650 पेज की माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने पढ़ ली। शाम को 4 बजे तक 650 पेज पढ़ लिए और साइन कर दिए। तो ये एक बात। दूसरी बात कि जो गुरुद्वारे हैं और क्रिश्चियंस हैं और आपके हिंदू मंदिर और जो शिवालय हैं, क्या इन तीनों पर क्या बीजेपी शासन ने और जो सत्ताधारी सरकार ने क्या इस पर फोकस किया? ये भी गुप्ता जी से पूछ लीजिए। तीसरी बात, जो रामेश्वर शर्मा और विश्वास सारंग ये जो दोनों मुद्दे उठा रहे हैं, अभी रामेश्वर शर्मा जी अपना परिवार तो संभाल नहीं पाए। 8 साल पहले तर्जुमे वाली मस्जिद में इनका सगा चचेरा भाई ने सिरौंज से ये फरारी काट कर आए थे भोपाल में, और यहाँ तर्जुमे वाली मस्जिद में, वो व्यक्तिगत बात है, आप आगे बढ़ाइए। तर्जुमे वाली मस्जिद में 8 साल पहले इस्लाम धर्म अपना लिया, जो आज वो मौलाना बन के इनके सगे भाई रह रहे हैं, और ये हिंदू मुस्लिम की बात, फितरत की बात करते हैं, और पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल पैदा करने का कि जो गंगा जमनी तहजीब है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में चारों भाई भाई हैं, उन भाइयों में फितरत फैलाने का प्रयास करते हैं। चलिए, तो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, कह रहे हैं, और फिर उसके बाद जब उसमें कोई जहर घोलता है तो फिर कांग्रेस को बुरा लगता है। योगेश गुप्ता जी, देखिए मयन भाई, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस के 55-60 सालों के कुकर्मों का खामियाजा आज हम देशवासी भुगत रहे हैं। इन्होंने हमेशा मुगलों का इतिहास तो पढ़ाया, लेकिन मराठों को नहीं पढ़ाया। इन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई और पृथ्वीराज चौहान
जैसे हमारे जो वीर योद्धा थे, टंटा मामा धीर जैसे जो अन्य समुदाय से आने वाले योद्धा थे, उनके बारे में कांग्रेस पार्टी ने हमेशा नहीं कुछ पढ़ाया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास नेहरू खानदान से शुरू होता है और गांधी परिवार से खत्म होता है। बेहद शर्मनाक स्थिति है कांग्रेस पार्टी की कि आज भी तुष्टीकरण की राजनीति 2080 का गेम खेलते हुए ये लोग निरंतर सनातन का निरादर कर रहे हैं और रोजा इफ्तार में शिरकत कर रहे हैं। न केवल शिरकत कर रहे हैं बल्कि नहीं तो रोजा इफ्तार में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शिरकत करते हैं। अरे रोजा इफ्तार में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शिरकत करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जाते हैं। हाँ जी, सुनिए, आपने सही सवाल उठाया, जाना चाहिए रोजा इफ्तार में, लेकिन महाकुंभ में जाने में क्या सवाल या निशान लगाते हैं खड़के जी। उनका कहना होता है कि महाकुंभ के स्नान से क्या भुखमरी मर जाएगी, शायद रोजा इफ्तार में जाने से भुखमरी मर जाएगी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी महाकुंभ में स्नान करने गए क्या? 60 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों ने वहाँ स्नान किया। तो डॉक्टर राजेश जौहरी जी, करने की हमेशा आप देश की गर्मियों को गंगा नहाने मोहन भागवत जी गुप्ता साहब से पूछ लीजिए। डॉक्टर राजेश जौहरी जी, अब क्या इसमें और आगे सियासत भड़केगी? क्या अब और ऐसा लगता है कि अभी ये मामला यहीं नहीं थमेगा, अभी आगे बढ़ेगा? देखिए, ऐसा लग रहा है कि जैसे जो हाल कृषि वाले सुधार बिल का हुआ, जो हाल मोटर व्हीकल एक्ट के अमेंडमेंट का हुआ, वही हाल शायद वक्फ बोर्ड के इस बिल का भी होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से विरोध हो रहा है, और दुख की बात यह है कि सरकार 2 बार बैकफुट पे ऑलरेडी आ चुकी है, और ये पूरी दुनिया को मालूम है, कि पब्लिक को मालूम है कि 2 बार ये बैकफुट पे आ गए तो तीसरी बार भी आएंगे। एक ये चिंता की बात है। तो जो कि होना इसलिए नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक चीज देखिए, इस देश में एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया गया, जिससे कि जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है उसके सारे अधिकार छीन लिए, सारे मंदिरों को जो है सरकारीकरण कर दिया। दूसरा बनाया गया वक्फ बोर्ड एक्ट, जिससे कि उन लोगों को जो मुस्लिम एलिमेंट्स हैं, उनको मुस्लिम समाज है, उनको उनकी संपत्ति का इस तरह से पावर दे दी गई कि किसी पे भी कब्जा कर सकते हैं वो, कहीं पे भी एक आदमी जो। अच्छा, एक और पॉइंट बहुत बड़ा था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, क्योंकि अभी जब ये चल रहा था तब हम लोग बहुत सारी जगहों पे भाषण सुनते रहते थे लोगों के, और दोनों के, विरोध के भी और पक्ष के भी। तो वहां पर उसमें क्या था कि पब्लिक सर्वेंट माना गया है उन लोगों को जो लोग उसमें काम करते हैं, और उसने जाके कहीं भी फीता रख दिया कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, तो अब सामने वाले को साबित करना है। जो बर्डन ऑफ एविडेंस है वो है उसके ऊपर, जो आदमी जिसकी जमीन है वो अपने आप साबित करेगा, और वो बेचारा साबित करते करते उसको बहुत समय हो जाता है और इतनी समस्याएं आती हैं। तो एक बात है, वो तो अच्छा हुआ भगवान ने किया कि धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम जो है वो इन्होंने पास तो हो गया था, पर वो लागू नहीं हो पाया, क्योंकि उस समय पे जनता लग गई और देश में बहुत जबरदस्त विरोध हुआ, जिसके कारण सरकार को वापस लेना पड़ा। नहीं तो ये तीनों कानून के बाद बचना ही कुछ नहीं था इस देश में। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं होनी थी, इतने बड़े पैमाने पर जो है अनिश्चितता फैल जाती कि नेगेटिविटी बहुत जबरदस्त रहती। तो वो तो अच्छा रहा, एक कानून बच गया, लेकिन ये दोनों कानून अपने आप में बहुत ही गलत हैं, चाहे वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड एक्ट हो। चलिए, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इस पर, और कितनी सियासत जो सुलग गई है अब भड़कती है, हमारी नजर रहेंगी। बहुत शुक्रिया योगेश गुप्ता जी, बहुत शुक्रिया सीता शरण जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए, और डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी धन्यवाद। तो देश भर में त्यौहार है मीठी ईद का, और मीठी ईद के त्यौहार पर ये कड़वे बोल जब सामने आते हैं तो फिर सियासत अपने आप उफनने लगती है, और सियासत उफन रही है। फिलिस्तीन को लेकर एक वीडियो जिस तरीके सपोर्ट में या दुआ के लिए दिखाया गया कि दुआ कर रहे हैं फिलिस्तीनियों के लिए, और दूसरी बात वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं काली पट्टी मानकर। अब ये काली पट्टी कहाँ तक जाती है और इस पर और कितनी बयानबाजी होती है, ये देखना बाकी है। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।